हेलो मूवी स्टार फैमिली। 2023 की गैसलाइट मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर पवन किरपलानी। IMDb रेटिंग 5.7। 15 साल बाद एक बेटी अपने बाबा से मिलने घर लौटती है, लेकिन उसके बाबा की कोई खबर नहीं और इसी के साथ खुलते हैं और भी कई सारे राज। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्के से करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। कहानी शुरू हुई। कहानी की शुरुआत ही नदी में डूबी एक लाश से हुई, जिसका उजाले में आना अभी बाकी है। किसकी लाश है, कैसी मौत हुई, ये हमें आगे पता चलेगा। अरसे बाद मायागढ़ की राजकुमारी मीशा अपने घर लौटी है, मगर ताजुब की बात है उसे लेने सिर्फ उनका पुराना ड्राइवर पदम काका आए हुए हैं। मीशा ने उनको बचपन से देखा है, उनका उसे कहानी सुनाना भी याद है। अब घर पहुंचकर मीशा का स्वागत उसकी छोटी माँ रुक्मणी ने किया। हालांकि उसने उसे ना कभी माँ की नजरों से देखा और ना कभी माँ कहा है। मीशा की मां की आत्महत्या के बाद उसका एक सड़क दुर्घटना में दोनों पैर चले गए थे, जिसके बाद से बाप बेटे के रिश्तों में दरार पड़ गई और तब से मीशा कभी घर वापस नहीं आई। आज अचानक इतने सालों बाद उसके वापस आने की क्या वजह है? मीशा ने पूछा, उसके बाबा कहाँ हैं? जिस पे रुक्मणी बोली, हमारी एक फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, वही गए हुए हैं, 2-4 दिनों में लौट आएंगे। रुक्मणी उसे उसके कमरे ले आई, जो हूबहू वैसा ही है जैसा वो बचपन में छोड़ गई थी। नादान उम्र में बनाई ड्राइंग्स में उसे कुछ ऐसे ड्राइंग्स दिखे जिसमें उनके घर टूटने से मीशा पर पड़े असर के सबूत साफ साफ दिख रहे थे। रात के खाने में रुक्मणी ने बताया कि वो मीशा को करीब से जानना चाहती थी, इसीलिए सोशल मीडिया पर उसे तलाश रही थी। आज के जमाने में भी कोई बिना इन चीजों के कैसे रह सकता है? मीशा बोली, मेरी माँ के मरने और बाबा के दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। एक खोखला इंसान दुनिया से अपने बारे में क्या बताता? फिर रुक्मणी ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं तुम्हारा परिवार तोड़ने के इरादे से यहाँ नहीं आई थी, मगर फिर भी ऐसा हुआ, मुझे इस बात का खेद है। फिर वो उसे उन पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग्स को दिखाने ले गई, जिसे मीशा के बाबा राजा रतन गायकवाड़ बार बार देखते हैं। उसके बाबा ने इतने सालों में उसे कितने कॉल, कितने मैसेजेस किए, पर मीशा ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। तुम्हारे यहाँ आने के सुनने भर से वो बहुत खुश हुए थे, रुक्मणी बोली। फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? मीशा ने कहा। उस दिन उसने अपने बाबा को बहुत फोन भी लगाया, पर फोन लगा नहीं। जैसे उसके मायागढ़ आते ही उसके बाबा हवा में गायब हो गए हो। रात में यही सब सोचते हुए अचानक उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसे लगा शायद कोई भ्रम है और फिर दोबारा से तेज खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलने पे उसे जमीन पर लाल रुमाल की लड़ी बिछी हुई दिखी, ठीक जैसे उसके बाबा जादू का करतब दिखाते हुए अपनी टोपी से निकाला करते थे। ये यहाँ कैसे और ये यहाँ कहाँ से शुरू हुई है, ये जानने के लिए जैसे जैसे मीशा आगे बढ़ी, एक गलियारे वाले हिस्से में वो पहुंची। दूर जहाँ गलियारा खत्म होता है, वहाँ रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और ठीक जैसे उसके बाबा पोशाक पहनते हैं वैसा ही कोई सामने खड़ा है। मीशा ने 2 बार बाबा बाबा कहकर आवाज दी और उस और बढ़ने लगी, और जब वहां पहुंची पर्दे के पीछे उसे एक पुतला दिखा। क्या ये किसी तरह का कोई मजाक है? तभी किसी ने उसके व्हीलचेयर को पीछे से धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। जब होश आया तो अपने कमरे के बिस्तर पर है। सामने रुक्मणी, फैमिली डॉक्टर शेखावत और घर के नौकर मौजूद है। मीशा जो भी कह रही है उस पर भरोसा करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा रतन वापस आ चुके हैं और हम सबसे लुका छुपी खेल रहे हैं। फिर भी मीशा की तसल्ली के लिए डॉक्टर ने उस पूरे जगह की जांच करवाई, मगर कुछ नहीं मिला। फिर मीशा बोली, मैंने वहां पानी में बाबा की परछाई देखी थी। डॉक्टर उसे खुद उसकी ही परछाई देखने का भ्रम बताकर सबको वापस लौट जाने को कहा। ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मीशा ने वहां काम करने वाली लाजो से पूछा, बाबा को आखिरी बार कब देखा था? वो बोली, मैं तो रसोई घर में ही सारा समय रहती हूँ, आप कपिल जी से पूछ सकते हैं। वो मालिक के बहुत करीबी है और उनके सारे काज काम भी संभालते हैं। अब मीशा और रुक्मणी राजघरानों की निशानेबाजी की प्रतियोगिता में शरीक हुए। ये खेल रजवाड़ों का शौक है। राठौड़ के राणा जी अय्याश और धूर्त किस्म के आदमी हैं। सबको राजा रतन का इंतजार था, मगर उनकी जगह रानी रुक्मणी और मीशा को देख वो हैरान है। रुक्मणी बोली, आज राजा रतन जी की तरफ से कपिल खेलेगा, वो काम से बाहर गए हैं। तभी एसपी कमिश्नर अशोक तन्वर भी वहां पहुंचे।
जो रुक्मणी के अच्छे दोस्तों में शामिल है। खेल शुरू हुआ। राणा जी का एक निशाना चूक गया, जबकि कपिल को अच्छा निशाना लगाते देख उसने बंदूक तैयार करने वाले को इशारा किया। जब कपिल ने बंदूक चलाई तो गोली आगे से निकलने के बजाय पीछे से निकली और कपिल को घायल कर गई। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ खेल में असली गोली का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ मीशा ने उससे जाकर पूछा कि ये कैसे हुआ। कपिल ने कहा, राणा जी की मेहरबानी है, और क्या। उन्हें देखा नहीं गया कि उनसे कोई आगे निकले। उन्होंने ही ये पत्थर बीच में डाल दी, जिससे बंदूक ने बैकफायर कर दिया। बस गले को छूकर निकल गई। मगर राजा साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। उनकी मेरी मुलाकात काफी यादगार थी। तो हुआ यूं था कि मैं इस महल में चोरी करने आया था और पकड़ा गया। पता है राजा साहब ने क्या किया? प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और दूसरा मौका दिया। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी आपके मीशा फाउंडेशन से हुई है। उनके बहुत एहसान है हम पर। मीशा ने पूछा, तो बताओ फिर बाबा कहाँ हैं? तुम तो उनके बहुत करीब हो, तुम्हें तो ये भी पता होगा रुक्मणी के साथ उनके संबंध कैसे थे। कपिल ने जवाब में कहा, साथ खड़े रहने से कोई बराबर नहीं हो जाता। करीब हूँ, मगर फिर भी फासला उतना ही है जितना एक राजा और मुलाजिम में होता है। आज रात फिर मीशा को बाबा के पियानो पर कोई धुन बजता सुनाई दिया। जाकर देखा तो वहाँ पड़ी उनकी सिगार से धुआं निकल रहा है और पियानो की कीज खुद ब खुद बज रही है। तभी पर्दे पर वही धुन बजाते उसके बाबा दिखे। सामने उनका पुराना वीडियोस चल रहा है, जब मीशा छोटी थी। और फिर रतन ने पलटकर मीशा को बुलाया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और जैसे ही अपना हाथ उनके हाथ में रखने गई, पर्दे के अंदर से काले दस्ताना पहने किसी ने मीशा का हाथ पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाने लगी। जल्दी घर के सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब की बार एसपी अशोक को बुलाया गया और फिर से सब उल्टा मीशा को ही समझाने लगे। उसने झुंझलाहट में कहा, यहाँ कोई तो मेरी बात नहीं मान रहा। आप मेरे बाबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखे। एसपी अशोक बोला, मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर राजा जी गायब हुए हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी वो कई दिनों तक लापता रहते, फिर पता चलता कि अपनी किसी नई सहेली के साथ किसी रिजॉर्ट में है। और आगे कुछ कहने से रुक्मणी ने उसे रोक दिया। कपिल भी वहीं चुपचाप खड़ा है। सब कुछ इतना अपशगुन हो रहा है कि रुक्मणी उसे अगले दिन मंदिर ले आई। मगर मीशा बाहर नहीं आना चाहती, तो रुक्मणी अकेले ही मंदिर के लिए चली गई। अब गाड़ी में उसे बाबा की धुन कहीं से गुनगुनाने की आवाज आई। उतरकर देखा तो वहां बैठी एक अंधी बंजारन औरत जैसे हवा में पियानो बजा रही हो। फिर एकदम से मीशा के माथे पर हाथ रख उसे मिश्री कहकर बुलाने लगी, जो सिर्फ उसके बाबा बुलाया करते थे, और बोली, वो इस दुनिया से तो चला गया है, मगर मुक्ति उसे अभी तक नहीं मिली है। वो तुम्हें बुला रहा है। तभी रुक्मणी उसे उस औरत से छुड़ाकर ले गई। घर पहुंचकर भी मीशा को चैन नहीं और उसने कपिल से मदद मांगने की सोची। आज रानी रुक्मणी कुछ देर के लिए बाहर गई है। मंदिर के पास बैठी तुम्हें एक अंधी औरत दिखेगी, उसे मेरे पास ले आओ। वो बाबा के बारे में कुछ जानती है। कपिल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मगर मीशा की जिद के सामने उसे हार माननी पड़ी। अब उस औरत ने आकर मीशा का हाथ पकड़ा और बाबा को पुकारने को कहा। वो यही आसपास है। उनकी आत्मा तड़प रही है। थोड़ी देर में रतन ने उस औरत के अंदर से कहा, मिश्री भाग जा, यहाँ से भाग जा मिश्री। तभी रुक्मणी आ पहुंचती है और इस तमाशे को तुरंत बंद करने को कहती है और कपिल को जोरदार फटकार लगाई, क्योंकि उसकी मदद के बिना ये संभव नहीं कि कोई औरत महल में घुस आए। जाते जाते वो औरत मुड़कर बोली, आज रात 12 बजे मैं आऊंगा। अब मीशा रात होने का इंतजार करने लगी और इंतजार खत्म हुआ। गैराज से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आने लगी। जब वो वहां पहुंचे तो सारे गाड़ियों के हॉर्न एक साथ बज उठे। घबराकर मीशा ने कानों में हाथ रख लिया और चीखने लगी। अचानक सब खामोश होकर अंधेरा छा गया, लेकिन सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट जल रही है। वही राजा रतन गायकवाड़ की गाड़ी है। व्हील चेयर में खसकते हुए मीशा वहां पहुंची, गाड़ी का शीशा साफ किया और अंदर जो उसने देखा वो देख उसका दिल दहल गया। ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग पकड़े राजा रतन बैठे हैं। मीशा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। जब वो उन्हें बुलाकर वहां दोबारा पहुंची, एक बार फिर जैसे मीशा ने बताया वैसा कुछ भी नहीं था। वो पागलों की तरह हंसने लगी। मीशा को समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वो पागल हो रही है या उसे पागल बनाया जा रहा है।
अगले दिन तो कमाल ही हो गया। मीशा के बाबा का फोन आया है। रुक्मणी ने बात कर फोन मीशा को थमा दिया। नेटवर्क खराब होने की वजह से आवाज साफ नहीं थी। मीशा को टूटी फूटी आवाज में सुनाई दिया कि वो जल्द वापस आएंगे और फोन भी जल्दी कट गया। मीशा को अब भी संतुष्टि नहीं हो रही। वो अभी भी हैरान है। गुमसुम बैठी मीशा को देख कपिल ने पूछा, अब क्या परेशानी है? आपने तो खुद राजा जी से बात की है। मीशा बोली, दरअसल इतने सालों में मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। मुझे उनकी आवाज याद नहीं। पता नहीं वो मेरे बाबा है भी या नहीं। कोई तो है जो मुझे गुमराह करना चाहता है। और एक बार फिर दोनों उस जगह की तलाशी लेते हैं जहां राजा के होने का आभास मिला है। फिर उनकी गाड़ी में जहां मीशा को उनकी लाश दिखी थी, वहां खोजबीन करते समय एक बटन मिला, जो बटन कल रात मीशा ने उनके कोट पर देखा था। मीशा बोली, यानी कि मैंने जो भी देखा वो सब सच है। कोई मुझे पागल बनाना चाहता है। लोगों की नजर में मुझे दिमागी मरीज दिखाना चाहते हैं और रुक्मणी के अलावा ये कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वो हर जगह तो मेरे साथ रहती है। इसका मतलब कोई है जो रुक्मणी के साथ उसके षड्यंत्र में शामिल है। फिर कपिल ने कहा, आज रात तो राणा जी के यहाँ एक पार्टी है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। जान पहचान के सभी लोग वहां मौजूद होंगे। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वहां दोनों ने रुक्मणी को राणा जी को बहुत सारे पैसे देते हुए देख लिया, जो उसे ये बोल रहा है, अगर पैसे वक्त पे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा। उसके बाद दोनों ने राणा जी की गाड़ी का पीछा किया। अब राणा जी एक फैक्ट्री पहुंचे और पैसों से भरा बैग कुछ गुंडों को दिया। गुंडे उसे बाकी के पैसे जल्दी देने की धमकी देकर वहां से चले गए। अब मीशा और कपिल उसके सामने गए। उसे फंसाने के लिए उन्होंने कहा, हमें पता है तुम क्या करने वाले हो। सच सच बता दो, वरना हम पुलिस को बता देंगे। राणा जी हंस पड़ा और बोला, हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। और क्या बताओगे पुलिस को? तुम्हारे उसी राजा रतन जी के वजह से ही तो मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ। मैंने उसकी हवेली के एक हिस्से को होटल बनाने का आइडिया दिया था। वो मान भी गया और मैंने अपने नाम पर 500 करोड़ की लोन भी ले ली। मगर अब वो गायब है और लोग पागल कुत्ते की तरह पैसे वापस लेने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। एक काम करो, तुम मुझे और रुक्मणी को साथ ले चलो पुलिस स्टेशन। और जोरों से हंसने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और बोला, एक मिनट, राजा नहीं है तो क्या हुआ? राजा की बेटी तो है ना मीशा, उनकी असली वारिस। उस नकली रानी रुक्मणी की अब किसे जरूरत? वैसे भी वो बच्चलन है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी राजा जी का नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो इस बात का ढिंडोरा पीटती, इस तरह छुपाती नहीं फिरती। ये बात सुनकर दोनों ही चौंक गए। अब कपिल ने मीशा को पूरी बात बताई। राजा साहब को हमेशा से रानी रुक्मणी और एसपी अशोक पे शक था। हो ना हो ये उसी का बच्चा है। ये कहते हुए उसकी आंखें छलछलाने लगी। राजा साहब को हमेशा ही मैंने बहुत माना है। उनकी नकल किया करता था। एक दिन मैंने उनका सूट और टोपी पहन ली और उन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन डांटने की बजाय उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाकर कहा, कपिल के लिए ऐसा ही सूट बना दो। ऐसे थे मेरे राजा साहब। उसकी आंखों में अपने बाबा के लिए इज्जत देख मीशा का दिल पसीज गया कि कोई तो है इस हवेली में जो मेरे एहसास महसूस कर सकता है। और उस एक पल में दोनों करीब आ गए। पर यहाँ पता नहीं क्यों रुक्मणी को कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसके लिए वो दवाई भी लेती है। कोई बात जिसने उसकी नींद चैन छीन ली है। और उसी रात किसी ने राणा जी का खून कर दिया है। अगली सुबह गुस्से में मीशा ने रुक्मणी से सीधा सवाल जवाब किया। पहले तो वो झुंझला उठी, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। और फिर रोते हुए मीशा से बोली, तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि रतन मर चुका है, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तभी फोन पकड़े कपिल आया और रुक्मणी को दिया। दूसरी तरफ से एसपी अशोक बोल रहा है। उसने तुरंत रुक्मणी को मिलने बुलाया है। कपिल को गाड़ी निकलवाने को कहकर वो चली गई। रुक्मणी की बातें सुनकर मीशा को लग रहा है, क्या वाकई में बाबा नहीं रहे? रुक्मणी ने अचानक ऐसे कैसे कह दिया? वो तो हमेशा से बस यही कहती आई है कि बाबा 2-4 दिन में लौट आएंगे। अब यहाँ राजा साहब का वफादार कुत्ता कमांडर कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा। मीशा के दिमाग को कुछ सूझा और उसने वही बटन कमांडर को सुंघाई। वो जोर जोर से भौंकने लगा। मीशा ने पदम काका को रस्सी खोल देने को कहा। रस्सी खुलते ही कमांडर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे मीशा और पदम काका भी गए और उसी पानी के कुंड के पास आकर रुके, जहां तक बार बार मीशा आकर रुक जाती है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है।
लेकिन कमांडर लगातार जोर जोर से भौंक रहा है। मीशा ने पदम काका से पानी में उतरने को कहा। काफी देर ढूंढने के बाद राजा रतन की लाश मिली, जो एक पत्थर के वजन से पानी में दबाकर रखा गया था, जिसे हटाते ही लाश सतह पर आ गई। मीशा ने तुरंत कपिल को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। हमें पुलिस को खबर देनी होगी। अचानक तभी मीशा को किसी ने बेहोश कर दिया और जब होश में आई तो एक गाड़ी के पिछली सीट में बैठी मिली। ड्राइवर की सीट पे पदम काका है, जो कि मर चुके हैं। तभी उसे वहां कपिल दिखा और उसे सारी बातें समझ आ गई कि वही है जो रुक्मणी का साथ दे रहा है। अब कपिल ने उनकी गाड़ी को पहाड़ी से नीचे पानी में ढकेल दिया और फिर रुक्मणी को फोन करके कहा कि काम हो गया है। यहाँ रुक्मणी अपने पाप के बोझ तले पागल हो रही है। उसे वो दिन याद आ गया जब राजा रतन के सामने वो और कपिल हम बिस्तर होते हुए पकड़े गए थे। रतन का गुस्सा बहुत ही खराब था। कपिल ने बहुत हाथ पांव जोड़े, मगर उन्हें पता था कि रतन उन्हें बर्बाद कर देगा। अपने इस प्यार को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए कपिल ने राजा को मार लाश को हवेली के ही तालाब में दफन कर दिया। मगर रुक्मणी अब तक उस हादसे से उभर नहीं पाई और आज जब राजा की मौत का राज छुपाने के लिए पदम काका और मीशा को मरना पड़ा, उसका दिमाग इस बात को नहीं ले पा रहा है। उसने खुद को भी मारने की कोशिश की, पर कपिल ने उसे अपने बच्चे की कसम देकर रोक लिया और एसपी अशोक को संभाल लेने को कहा। हाँ, उसके पेट में वो बच्चा कपिल का है। जल्द ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। ये कहकर एक दिन अचानक मीशा वापस मुंबई जाने की जिद करने लगी। मैंने बहुत समझाया भी, पर वो मानी नहीं। पदम काका उसे छोड़ने गए थे, मगर वो 2 दिन से लौटे ही नहीं। एसपी अशोक अपने काम में जुट गया और पहाड़ी से गिरी वो गाड़ी भी जल्द बरामद हो गई, पर उसमें सिर्फ एक ही लाश मिली है, पदम काका की। मीशा अब भी लापता है। उस शाम सभी नौकरों और कपिल अपनी गवाह दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए हुए हैं और रुक्मणी घर पर अकेली है। तभी वहां उनके फैमिली डॉक्टर शेखावत आए और रुक्मणी को ऐसी खबर दी जिससे उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसने बताया कि मीशा पहले ही मर चुकी है। उसकी लाश मुंबई के नजदीक बरामद हुई थी। 2 हफ्ते पहले मैं ही उसकी शिनाख्त करके आया हूँ। ये वही लाश है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ऐसा नहीं हो सकता, रुक्मणी बोली। फिर हमारे साथ जो लड़की रह रही थी वो कौन है? इतने में सामने व्हीलचेयर पर से मीशा उठ खड़ी हुई। दरअसल वो फातिमा है, राजा रतन जी के मीशा फाउंडेशन से पढ़कर निकली एक लड़की, जो बचपन में एक बार मीशा से मिली थी। अभी फातिमा एक डॉक्टर है। 23 साल बाद उसे किस्मत ने मीशा से मिलाया, जो जिंदगी में भटक चुकी थी, जीने की उम्मीद खो चुकी थी। अब अपने ऊपर से राजा के कर्ज उतारने की बारी थी। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर शेखावत से हुई, मीशा के पर्सनल डॉक्टर। फातिमा बोली, मैंने मीशा को उसके दर्द से, अतीत से उभरने में सालों मदद की और हम अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे अपने बाबा के लिए उसका मन साफ होने लगा और एक दिन उनका मिलना तय हुआ। राजा जी बहुत खुश थे, मगर जिस दिन वो उसे लेने आने वाले थे वो नहीं आए, ना ही उनकी कोई खबर मिली। इस तकलीफ से मीशा एक बार फिर अपने अंधेरों में गुम हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अब डॉक्टर शेखावत बोले, रतन का फोन ना लगना एक राज बन चुका था मेरे लिए। बात की तह तक जाना जरूरी था, मगर इस हवेली में मुझे किसी पे भरोसा नहीं। इसीलिए हमने प्लान बनाया और फातिमा मीशा बनकर यहाँ आई। रुक्मणी ने तो अपनी गलती मान ली, मगर तब तक कपिल वहां पहुंच गया और डॉक्टर को घायल कर दिया। अब वो मीशा की तरफ झपटा। रुक्मणी ने बीच में आकर समझाया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर कपिल अब यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये सब मेरा है। फातिमा मौका पाकर वहां से भागी, लेकिन कपिल ने उसे ढूंढ लिया और जैसे ही उसे मारने गया, पीछे से रुक्मणी ने राजा की बंदूक से कपिल पे गोली चलाई, पर उसका निशाना चूक गया। बंदूक की खींचातानी में गोली रुक्मणी को लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। कपिल अपना होश खो बैठा। इसी मौके में मीशा गराज की तरफ भागी और वहां रखी बंदूकों में से एक बंदूक उसने निकाली। कपिल भी वहां आ पहुंचा और दोनों की लड़ाई में बंदूक कपिल के कब्जे में आ गई और फातिमा पर गोली चलाते ही बंदूक बैकफायर हुई, यानी गोली पीछे से निकली और बंदूक का एक चिथड़ा कपिल के गर्दन के आर पार हो गया। फातिमा ने पहले से ही बंदूक में वही कोट का बटन रख दिया था। कपिल मारा गया और हवेली शांत हो गई।
एक बार फिर रात के बाद सवेरा हुआ। फातिमा इतने खूनों के लिए खुद को दोषी मानने लगी। क्या अच्छा होता अगर वो यहाँ नहीं आती? क्या हुआ इतने मौतें होकर? लेकिन उस पल जब उसने नन्हे मुस्कुराते खिलते चेहरों को हवेली में इधर उधर भागते हुए देखा, उसकी मन की सारी शंका दूर हो गई। मीशा फाउंडेशन के तहत डॉक्टर शेखावत ने राजा रतन सिंह गायकवाड़ के बच्चों का भार संभाल लिया है और उन बच्चों को अपना घर, ये हवेली मिल गई। फातिमा वापस अपनी जगह चली गई। वो जीत हर मायने में सबसे ऊपर आता है, जिसमें इंसानों की नहीं उसूलों की जीत होती है। बस कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।